नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम हैं मध्य प्रदेश के जिला सागर के विकासखंड जेसी नगर के गांव कनेरा गोंड में, और हमारे साथ हैं जिला सागर के उप संचालक कृषि राजेश त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। त्रिपाठी जी, हमारे किसान भाई सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृषि विभाग किसानों के बीच में किन किन योजनाओं के माध्यम से, किन बातों के माध्यम से किसानों के बीच जाता है, क्या मंशा है कृषि विभाग की? बुंदेलखंड क्षेत्र का सागर एक बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है। हम लोग लगभग 11 ब्लॉक में काम कर रहे हैं और यहाँ पे सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना है। इस योजना के तहत हम लोग किसान भाइयों को खासकर दलहनी और अनाज वाली फसलों पे हम लोग विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। इसमें खासकर बीज वितरण से लेकर के मिनी किट्स उपलब्ध कराना, किसान चौपाल आयोजित करना, किसान खेत पाठशाला आयोजित करना, इन तरह की योजनाएं गांव-गांव ले जा कर के किसानों के बीच में हम लोग उपलब्ध कराते हैं, जिससे किसान भाई इन फसलों के प्रति जागरूक होते हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ाते हैं और साथ साथ में अपनी आमदनी सुरक्षित करते हैं। सागर एक बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है जहां पे लगभग 5.25 लाख हेक्टेयर में खेती होती है और इसमें सोयाबीन महत्वपूर्ण फसल होती है। लगभग 2.5 से 3 लाख हेक्टेयर में अकेले सोयाबीन होती है और मक्का और अन्य फसलें भी अभी तेज़ी से रुझान बढ़ा है। तो सोयाबीन के लिए विशेष रूप से एक नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम स्कीम चालू की गई है, जिसमें कि हम लोग सोयाबीन फसल या तिलहन फसल को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम चालू करते हैं। और इसको भी विभिन्न प्रकार की, जैसे इस योजना के अंतर्गत इस साल हम लोगों ने लगभग 3,500 कुंटल के आसपास बीज किसानों को विभिन्न प्रदर्शन से या मिनी किट्स के माध्यम से किसान भाइयों को उपलब्ध कराए हैं। और वर्तमान में चूँकि बारिश थोड़ा ज़्यादा हुआ, इसके बावजूद भी फसल हमारी बहुत अच्छी है और किसान भाई इसका बहुत अच्छा से लाभ ले रहे हैं। और इसके साथ साथ अन्य स्कीम में जैसे खासकर एक कृषि यंत्रीकरण स्कीम है, जिसमें सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम बोलते हैं। इसमें हम लोग किसान भाइयों को जो भी खेती बाड़ी से संबंधित यंत्र की सुविधाएं होती हैं, उन यंत्रों को लगभग 40% अनुदान पे उपलब्ध कराते हैं। किसान भाइयों को इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पे ऑनलाइन जा कर के आवेदन कोई CSC सेंटर से कराना होता है और वहाँ पे आवेदन होने के बाद लॉटरी सिस्टम से किसान भाइयों को इसमें लाभ मिलता है। और अधिकांश किसानों को जो खेती बाड़ी से संबंधित, जैसे कि उनका छोटे जैसे ट्रैक्टर हैं, पावर टिलर है, रोटावेटर है, सीड ड्रिल है या हैप्पी सीडर, सुपर सीडर है, ये डिफरेंट टाइप की ये मशीनें हैं जिनका कि खेती में उपयोग होता है। किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग विशेष रूप से इसी स्कीम के तहत भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम चालू की गई है, जिसमें कि खासकर हमारे जो बहनें हैं, माताएँ हैं, उनको हम लोग इस स्कीम से ड्रोन उपलब्ध कराते हैं। इसमें माताओं बहनों के लिए कम से कम 50% अनुदान पे ये ड्रोन उपलब्ध हो जाता है। जब हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था के माध्यम से ड्रोन लेते हैं तो उसमें लगभग 75% तक अनुदान उपलब्ध होता है। इनमें हम जो 12th पास या ग्रेजुएट बहनें होती हैं, उनको 1 सप्ताह का हम लोग ड्रोन पायलट का ट्रेनिंग कराते हैं। जो बहनें ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ले लेती हैं, उन्हीं को ये स्कीम का लाभ मिल पाता है, इसमें विशेष रूप से है। लेकिन ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहाँ करीब 3 ड्रोन दीदी महिलाएं इस तरह से काम कर रही हैं, जो कि ड्रोन खरीद करके
और अपने खेत में तो उपयोग करती नहीं है, आस पड़ोस के जो 4 से 10 गांव हैं वहाँ तक ले जा करके और डिफरेंट टाइप के जो केमिकल्स हैं जिसका स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है उसको स्प्रे करती हैं और अपना आमदनी ले रही हैं, रेंट पे चला करके अपनी कमाई कर रहे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो रही हैं। इस तरह से ये स्कीम चल रही है। इसके अलावा हम लोग खेतों में सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए खासकर स्कीम चल रही है, जिसमें कि हम लोग पिछले अभी गर्मी की सीज़न में लगभग 45,000 सॉइल सैंपल जगह जगह किसान भाइयों के खेत से जा कर के कलेक्शन किए हैं और उसको अब ज़िले में पूरे 11 लैब हैं। इन 11 लैब के माध्यम से हम लोग उनका टेस्टिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और जैसे जैसे एनालिसिस हो रहा है वैसे वैसे डिफरेंट जो पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों का उसमें चार्ट बना करके सॉइल हेल्थ कार्ड हम लोग उपलब्ध कराते हैं और जा कर के गांव-गांव किसान भाइयों के बीच में उपलब्ध होकर के वहाँ पे खेत पाठशाला के माध्यम से या चौपाल के माध्यम से उनको उपलब्ध कराते हैं और उनको ये जानकारी भी बताते हैं कि इसमें आपके खेत में, आपके ज़मीन में कितना पोषक तत्व है और कौन सा पोषक तत्व कमी है जिसमें कि आपको अतिरिक्त रूप से आपको देना है, जिससे कि आप कम लागत में अच्छी पैदावार ले सकें। माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने अभी नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम चालू किया है, जो कि जिसमें कि हम लोग विगत 2-3 बरस से इसमें विशेष प्रयास करके ज़िले में क्लस्टर फार्मेशन कर रहे हैं और क्लस्टर फार्मेशन करके किसान भाइयों को उसमें गांव-गांव जा कर के हम लोग प्रशिक्षित करते हैं कि वो लोग कैसे नेचुरल फार्मिंग करें, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, खासकर विशेष रूप से। और इसमें हम लोग 125 किसान का आसपास के 3-4 गांव का क्लस्टर होता है, जिसमें 125 किसानों का क्लस्टर बनाते हैं, 125 एकड़ का खेत चयन करते हैं। अलग अलग किसानों का छोटे छोटे 1-1 एकड़ का रकबा होता है और उसमें जो प्राकृतिक खेती करने का संपूर्ण तकनीक होती है उन संपूर्ण तकनीक का हम कृषि वैज्ञानिकों के साथ जाकर के प्रशिक्षण करते हैं और उनको कैसे जीवामृत बनाना है, कैसे घन जीवामृत बनाना है, कैसे वेंचुरी सिस्टम से उसका स्प्रे इसका खेत में अप्लाई करना है, ये सारी तकनीक जानकारी भी हम किसान भाइयों को उपलब्ध करा करके उनसे प्राकृतिक खेती करने का आह्वान करते हैं, जिससे कि न सिर्फ उनका खेती में लागत कम हो, खासकर उनका पैदावार बढ़े और हमारा जो उत्पादन है वो स्वस्थ हो, हमारा पर्यावरण स्वस्थ हो, हमारी धरती माता स्वस्थ हो। ये सब विधाओं से हम लोग किसान भाइयों को विभिन्न स्कीमों से हम लाभान्वित कर रहे हैं। किसान भाइयों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम हैं मध्य प्रदेश के जिला सागर के विकासखंड जेसी नगर के गांव कनेरा गोंड में और हमारे साथ हैं उप संचालक कृषि सागर राजेश त्रिपाठी जी। आइए उनसे जानते हैं। तो अभी आपने देखा किसान भाइयों, जिला सागर के हमारे कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी है उप संचालक कृषि, किस तरह से किसानों के बीच जाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को जो है, चाहे बात उन्नत कृषि यंत्रों की हो या जैविक खेती की हो या प्राकृतिक खेती की हो, अभी तो माता बहनों के बारे में बताया ड्रोन दीदी की, नमो दीदी के माध्यम से। तो त्रिपाठी जी, जो माता बहनों के लिए आपने ड्रोन दीदी के बारे में बताया है, तो महिलाएं कैसे जुड़े? उनको समूह बनाया जाता है कि आप अपने किसी अधिकारी को वहाँ भेजते हैं? थोड़ा बता दें। भारत सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में, आत्मा प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसमें कि हम लोग खासकर इसमें हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं गांव में और ये ग्रुप्स खासकर बहनों के ही ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स को हम लोग जो सशक्त करते हैं उनको एग्रीकल्चर में ट्रेंड करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास और दो स्कीम होती हैं जिसमें कि हम लोग राज्य के अंदर या राज्य के बाहर इन बहनों को ले जा करके जो विभिन्न संस्थान हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ICAR के संस्थान हैं या कोई प्राइवेट भी अच्छा अगर काम हो रहा है, अच्छा काम यूनिवर्सिटी वगैरह कर रहे हैं,
वहाँ पे ले जाते हैं। उनको 5 डेज़ का एक विजिट शेड्यूल होता है। इन 5 दिन का इन बहनों के लिए, इन माताओं के लिए हम लोग वहाँ पे ले जा करके खेती की जो नित नई उन्नत विधाएं हैं, उन विधाओं के बारे में पूरा टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराते हैं। और वहाँ से वो सीख करके जब आती हैं तो अपने गाँव में अपने समूह के माध्यम से उन सब चीज़ों को अप्लाई करती हैं अपने खेत में, और उनसे बहुत अच्छा लाभान्वित हो रही हैं। और उसी में हमारा खासकर जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का भी उसमें ये विधि समाहित होती है, और उससे प्रोत्साहित होकर के बहनें बहुत तेज़ी से यहाँ पे प्राकृतिक खेती भी अपनाना चालू कर रही हैं। पाड़ी जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाइयों को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात छूट गई हो जो आप किसानों से कहना चाहें तो बताएं। हमारे ज़िले का जो सागर ज़िला है, यहाँ पे गेहूं हमारा ब्रांड है, और सरबती गेहूं हम लोग विशेष रूप से लगाते हैं। खुरई सरबती के नाम से हम लोगों ने ब्रांड इस्टेब्लिश किया है, और ये ब्रांड हम लोग पूरे देश में विशेष रूप से हम लोग अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तैयार किए हुए हैं। ये फार्मर प्रोड्यूसर का ऑर्गेनाइजेशन हज़ारों किसानों का एक संगठन है। ये किसान अपने यहाँ सरबती, जो कि अनइरिगेटेड एरिया में होता है, गेहूँ का सरबती गेहूँ, इस सरबती गेहूँ को उगाते हैं। उनका हम लोग कलेक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और वैल्यू एडिशन करते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बना करके, और देश विदेश में इसका जहां भी लोगों को आवश्यकता होती है उसको हम लोग सप्लाई करते हैं एफपीओज के माध्यम से। और इससे जो आमदनी होती है, ये किसान भाइयों को एक तरह से उनको अतिरिक्त आय होती है। इसकी अपने देश में खासकर गुड़गांव में, पुणे में और अन्य मेट्रोज में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। मुहमागे दाम पे हमारे कस्टमर्स लेते हैं किसानों से ये अनाज, और ये पूर्णतः एक तरह से प्राकृतिक जैविक होता है। इसमें खाद नहीं डाला जाता, क्योंकि खाद डालेंगे तो पौधा बढ़ जाता है और वो पैदावार नहीं आता है। तो एक तरह से पूर्णतः प्राकृतिक जैविक के तरीके से होता है, तो इसकी बहुत मांग होती है। ये न सिर्फ पोषक होता है बल्कि एक केमिकल फ्री भी होता है, तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। इस पे हम लोग सागर जिले में विशेष पहल कर रहे हैं, विशेष काम कर रहे हैं, और ये पूरे देश के लिए मिसाल है। तो पाड़ी जी, सच मानो आपने न केवल सागर जिले के किसानों को बल्कि पूरे देश और प्रदेश के किसानों को बड़ी अच्छी जानकारी दी, और आप जैसे अधिकारी हर ज़िले में इस तरह से काम कर ही रहे हैं। सागर जिले में तो हमने देखा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, यहीं हम देख रहे हैं, एक फील्ड पे है, बढ़िया फसल है। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, जिला सागर में कृषि विकास के क्षेत्र में किसान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे किसान भाई इन जो नई नई योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ लें। कृषि विभाग जाएँ, कृषि विज्ञान केंद्र जाएँ, पशुपालन विभाग जाएँ और नई सामयिक जानकारी लें। उम्मीद है इस जानकारी का लाभ आप उठाएंगे। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार हम कृषि की जानकारी समय समय पर किसानों को अपने कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं, उसी प्रकार पशुपालन की जानकारी भी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसानों तक भेजते हैं। क्योंकि पशुपालन ढंग से होगा तब तो दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। उत्तम किस्म के अगर पशु किसान नहीं पालेंगे तो कैसे दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। समय समय पर टीकाकरण होना चाहिए। इन तमाम बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं जिला सागर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर बीके शर्मा जी। डॉक्टर बीके शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो दुग्ध की बात कर लेते हैं। पशुपालक भाइयों को क्या करना चाहिए जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़े?
देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। अगर वो पशुपालक ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहला तो है कि गायों का सिलेक्शन। हम उन्नत नस्ल की गाय पालेंगे जिसमें दुग्ध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी होती है, तो निश्चित रूप से हम जो भी प्रयास करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी। यदि हम उन्नत नस्ल के पशु नहीं पालेंगे, 1-1.5 लीटर वाली गाय पाल लेंगे, उनमें हम कितना भी प्रयास करें तो हर पशु की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से वो आगे नहीं जा सकता। उन्नत नस्ल में पशुपालक को ये करना चाहिए कि जो स्टॉल फीडिंग है, स्टॉल फीडिंग मतलब घर पर पशु को बांधकर चराना होगा, तो उसमें संतुलित आहार हम दे पाएंगे। पशु बाहर घूमता रहता है तो उसमें हमारा आहार की मात्रा निर्धारित नहीं होती है, और वहीं किसी भी अवर्णित किसी बुल से वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो आने वाली जो संतति है वो निश्चित रूप से और कम दूध देने वाली हो जाती है। तो हम कृत्रिम गर्भाधान पर फोकस करें, हम दाने पर फोकस करें, निर्धारित समय पर हम कृमि वाली दवाई है जो प्रत्येक 3 माह में दी जाती है, वो सभी पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहाँ पर जाएं और हर 3 माह में बड़े पशुओं का हम डिवर्मिंग कराएं, जिसको हम कृमि की दवाई देते हैं। ये हमें कराना होगा। उन्नत नस्ल में जैसे साहीवाल है, गिर है, थारपारकर है, इन नस्ल से हम कृत्रिम गर्भाधान जब कराएंगे, आजकल जो कृत्रिम गर्भाधान हो रहा है वो शार्टेड सीमन के द्वारा होता है, जिसमें 90% संभावना जो है वो मादा पशु की है, जो कि हमें बहुत ही दुग्ध उत्पादन के लिए काम की है। आजकल नर जो पशु पैदा हो रहे हैं, जैसे कि हमने देखा है कि ट्रैक्टर पर आधारित, यंत्रों पर आधारित खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं, और जो मेल हैं उनसे हम खेती के लिए कम उपयोग कर रहे हैं। तो ये स्कीम जो आई है सरकार की कि 90% जो बछिया पैदा होंगी जिससे दुग्ध उत्पादन ज़्यादा होगा, तो पशुपालक पर लोड भी कम आएगा, खर्च कम आएगा और मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। मैं पशुपालकों से यह भी कहना चाहूँगा कि दाना भी आप घर पर ही तैयार करें। बाज़ार से जब आप दाना खरीद के खिलाते हैं, इस समय बहुत ज़्यादा मूल्य अधिक है। हार्वेस्टिंग जो हो रही है उसके लिए कुछ मात्रा में आप अपने खेतों में चारा उत्पादन बढ़ाएं, और कुछ जगहों पर आप थ्रेशिंग करें, जिससे कि भूसे की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहे। जी। तो बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बस आपको ध्यान से इस बात को पालन करना है। डॉक्टर साहब, हर ऋतु में अलग अलग आवास की क्या व्यवस्था करना चाहिए कि एक जैसे आवास में पशुओं को रखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। यही एक कारण है कि दुग्ध उत्पादन क्षमता एकदम हर 3 जो हमारे मौसम हैं, बरसात, गर्मी और ठंड, तीनों मौसम में हमने देखा है दुग्ध उत्पादन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमको पूर्व से ही व्यवस्था करना होगी। बारिश में हमको देखना होगा कि पशुशाला का जो शेड है उस पर निर्धारित जो मापदंड है उसके अनुरूप उस पर ढलान होगा, तो पानी नहीं रुकेगा, और गंदा पानी बारिश में जो हौद में हम पिलाते हैं वो नहीं है पिलाया जाएगा, और हम स्वच्छ पानी उनको पिलवाएंगे और अच्छा भोजन देंगे। तो बरसात में टीकाकरण भी जो बरसात के पूर्व कराया जाता है वो अगर आप करा लेंगे तो बारिश में होने वाले जो रोग हैं उनसे हम बच पाएंगे। तो इसमें एक और बात बता दें कि कौन कौन जो पशुपालक हैं गांव में रहने वाले जो पात्र हैं, कैसे आवेदन करें और कहाँ संपर्क करें? देखिए, एक तो आप सीधे निकटतम पशु चिकित्सालय है वहाँ पर आप जाइए, तो आप अपना नाम लिखवा दें कि आपके पास जब भी स्कीम्स की वो बजट आता है या आपको सब्सिडी उपलब्ध होती है या सरकार जब भी उस योजना को लागू करती है, तो आप उसके आवेदन पे नाम लिखवा के रख लें। निर्धारित समय पर उनके आवेदन भरें। उप संचालक ऑफिस है जो हमारा सागर में, उनसे भी आप डायरेक्ट संपर्क करते हैं, और जो भी डॉक्टर आपके निकटतम पशु चिकित्सालय वहाँ आप जाएंगे तो वो आपको सारी स्कीम बताएंगे। 10 बकरी और 1 बकरे की स्कीम भी यहाँ पर लागू है। मुर्गी पालन में भी आपको स्कीम्स लागू है। सभी लोगों के लिए स्कीम्स हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा बंधन नहीं है कि इनको स्कीम नहीं मिल पाएगी। आजकल स्कीम्स में बहुत छूट दी गई हैं। ऐसे ही नंदीशाला है, नंदीशाला में भी स्कीम्स है। आपको जो मशीन से संचालित कुट्टी मशीन है वो आपको 50% राशि पर सब्सिडी पर उपलब्ध है। 22-25 हज़ार की जो है वो आपको 10,500 रुपये में मशीन से चलित जो कुट्टी मशीन है बहुत अच्छी है। देखिए, हरा चारा जो भी दें कुट्टी करके दें। डायरेक्ट जो चारा खिलाया जाता है उससे अफरा और टिम्पेनी रोग होता है। अचानक चारे में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मशीन से एक ही किसान अपने 25 से लेकर 30 पशुओं के लिए उस मशीन से कुट्टी चारा को काट सकता है। तो ये छोटा छोटा जो पीस है तो उससे भूसे में आपकी बचत होगी और दुग्ध उत्पादन अच्छा बना रहेगा। डॉक्टर साहब, और कोई ऐसी बात जो छूट गई हो आप हमारे पशुपालक भाइयों को, खास तौर से जो छोटे छोटे पशुपालक भाई हैं जो किसानी भी करते हैं,
बताएं। देखिए, छोटे पशुपालकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत बड़े लोन को लेके आप कर्ज में अगर नहीं डूबना चाहते तो एक बहुत ही सरल स्कीम है। आप अपने ही पशुओं को अपग्रेड कीजिए। अपग्रेड क्या करेंगे, जो आपके यहाँ पशु हैं उन्हीं में आप अगर उन्नत नस्ल का कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे, अच्छी नस्ल से कराएंगे, जो सार्टेड सीमन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उस नस्ल कराएंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे 2 से 4 वर्ष में आपको बहुत अच्छे से दुग्ध उत्पादन बढ़ जाएगा। देखा जाता है कि अगर आपका प्रबंधन बहुत अच्छा है तो जो बछिया पैदा हो रही है वो आपकी 17 से 18 महीने में पहली गर्मी पे आ जाती है, और आप देखेंगे कि जो आज जिस बछिया ने जन्म लिया है वह 40 महीने बाद बच्चा दे देती है। अगर अच्छा प्रबंधन है तो आपके पास 40 महीने बाद बहुत बढ़िया बछिया दुग्ध उत्पादन के लिए हो जाएगी। साहिवाल नस्ल, गिर नस्ल, थारपारकर नस्ल बहुत अच्छी नस्ल हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, कम बीमार पड़ती हैं। तो आप विदेशी गायों की तुलना में देसी नस्ल का पालन करें और अपग्रेड करते रहें तो जल्दी से दुग्ध उत्पादन ले पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने सच मानो बहुत ज़रूरी जानकारी हमारे प्रदेश के पशुपालक भाइयों को, किसान भाइयों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। किसान सम्मान के लिए प्रधानमंत्री को दिया आमंत्रण, 7 करोड़ किसानों को मिली डिजिटल पहचान। मध्य प्रदेश में खरीफ बोनी 140 लाख हेक्टेयर में, मूंगफली का गेरुई रोग और अश्वगंधा से लाभ कमाए। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सीहोर जिले में प्रस्तावित किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह सम्मेलन प्रदेश के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगा, जिसमें कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं और योजनाओं की जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचाई जाएगी। सीहोर में होने वाला किसान सम्मेलन 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। यह आयोजन कृषि, फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्योगों पर केंद्रित होगा। पीली क्रांति में अग्रणी मध्य प्रदेश को कृषि और हरित क्रांति की धरती माना जाता है। यही वह जमीन है जहां से प्रदेश की खेती किसानी को नई दिशा मिली। ऐसे में सीहोर में आयोजित यह किसान सम्मेलन किसानों के आत्मविश्वास और भागीदारी को और मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, डिजिटल कृषि मिशन का लाभ किसानों तक पहुंच रहा है। भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के सकारात्मक नतीजे अब सामने आने लगे हैं। इस पहल के तहत अब तक 7 करोड़ से अधिक किसानों को यूनिक डिजिटल पहचान पत्र फार्मर आईडी प्रदान किए जा चुके हैं। इससे कृषि क्षेत्र में तकनीकी समावेशन को बल मिला है और किसान अब सीधे तौर पर योजनाओं और सेवाओं से जुड़ पा रहे हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक 11 करोड़ किसानों को इस डिजिटल पहचान प्रणाली से जोड़ने का है। फिलहाल 14 राज्यों में इस योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 1.4 करोड़, महाराष्ट्र में 1.1 करोड़, मध्य प्रदेश में 87 लाख, राजस्थान में 78 लाख, गुजरात 56 लाख, आंध्र प्रदेश 45 लाख, तमिलनाडु और तेलंगाना में 31 लाख किसानों को अब तक डिजिटल आईडी जारी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 140.48 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 93.9% है। प्रमुख फसल सोयाबीन की बुआई लक्ष्य के विरुद्ध 94% पूरी कर ली गई है। वहीं धान की बुआई लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में हुई है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 138.52 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 149.6 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरुद्ध 18 अगस्त तक 140.48 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बोनी अब तक 51.20 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि 54.01 लाख हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया था। दूसरी प्रमुख फसल धान की बोनी में तेजी आई है। अब तक 36.08 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई है। इसी प्रकार अन्य प्रमुख फसलों में अब तक मक्का की बुआई 25.79 लाख हेक्टेयर में हो गई है। वहीं तुअर 3.33 लाख हेक्टेयर में, उड़द 5.95 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। मूंगफली तिलहनी फसलों के रूप में ली जाने वाली प्रमुख फसल है।
मूंगफली की खेती मुख्य रूप से रेतीली एवं कछारी भूमियों में सफलतापूर्वक की जाती है। मूंगफली के दानों से 40 से 45% तेल प्राप्त होता है, जो कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मूंगफली के गेरुई रोग से लगभग 15 से 30% तक उत्पादन कम हो जाता है। यह रोग फफूंदी के द्वारा फैलता है। सर्वप्रथम रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर धब्बों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। मूंगफली के इस रोग से पत्तियों के प्रभावित भाग की बाह्य त्वचा फटने लगती है। यह रोग उग्र होने पर पत्तियां झुलस कर गिरने लगती हैं और फलियों के दाने चपटे व विकृत हो जाते हैं। वैसे तो इस रोग के मुख्य लक्षण पत्तियों के निचली सतह पर अधिकतर लाल रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और यह धब्बे बाद में आगे चलकर आपस में मिल जाते हैं, जिस कारण पत्तियां सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग रहित प्रजातियों की बुआई करनी चाहिए। मूंगफली के बीज को कवकनाशी थिरम या कैप्टॉन 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचार करना होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए फसल पर बाविस्टीन का 0.05% के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। अश्वगंधा समस्त भारत में पाया जाता है। यह औषधीय पौधा है। यदि इसके ताज़े पत्ते तथा जड़ को मसलकर सूंघें तो उनसे घोड़े के मूत्र जैसी गंध आती है। इसी कारण से इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। पत्ते हल्के हरे रंग के, सफ़ेद रोएदार तथा अंडाकार होते हैं। फूल पत्रकोश से निकलकर शाखाओं के अग्रभाग पर दिसंबर से मार्च तक आते हैं। फल गोलाकार तथा रसभरी के समान होते हैं। फल के अंदर असंख्य बीज होते हैं। इसकी जड़ मूली की तरह लेकिन पतली होती है। अश्वगंधा की प्रमुख किस्मों में जवाहर अश्वगंधा 20, जवाहर अश्वगंधा 134 किस्में मुख्य हैं। अश्वगंधा की बुआई के समय खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए। जब 1-2 बार वर्षा हो जाती है तब खेत की जमीन अच्छी तरह से संतृप्त हो जाए तभी बुआई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, ये थे डॉक्टर बीके शर्मा साहब, जो हमें ये जानकारी दे रहे थे कि गांव में किसानों को किस तरह से पशुपालन में काम करना चाहिए। जैसे आवास अच्छे रखना चाहिए, आहार अच्छे रखना चाहिए, समय पर टीकाकरण कराना चाहिए, इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।